जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी को लेकर के जो नया गाइडलाइन लाया गया था, एक नया कानून, और जिसके बाद से पूरे देश में खास करके स्वर्ण समाज का विरोध देखने को मिल रहा था। और इसे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो संज्ञान लिया है और इस पर जो है स्टे लगाया है। सरकार को ये आदेश का ये कहा गया कि उस पर एक बार पुनः विचार किया जाए, एक बार फिर से ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार ने यूजीसी में ऐसा क्या प्रावधान कर दिया जिसके बाद इतना बवाल छिड़ गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया है उसमें फिर कहां पर जो है वो कमजोर कड़ी दिखी सुप्रीम कोर्ट को, जहां पर इसको स्टे लगाना पड़ा। हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमेंद्र मिश्र जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। सर, सवाल ये होगा यूजीसी को लेकर के, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे होंगे कि स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कैसे देख रहे हैं इसको, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल ये नेचुरल स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का और इस पर स्टे लगाया ही जाना चाहिए था। जिस तरह का वेग ये एक्ट लाया गया है और जिस तरह की इसमें कमियां हैं, ये बहुत गंभीर मामला था और इतने संवेदनशील विषय को जिस तरीके से हल्के ढंग से डील करने की कोशिश की गई, ये बड़ा अफसोसजनक मामला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्टे करना ही था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा इसमें एक स्टेप लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी इसको जांचे, क्योंकि इसमें कई ज्यादा केवल सवर्ण समाज की बात नहीं, अगर आप इसमें देखें तो SC ST के लिए भी काफी परेशानियां हो सकती है। उसमें से भी जो एक बड़ा तबका है मान रहा है कि SC ST के अधिकारों को भी कम किया जा रहा है, ये भी एक मैटर। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये स्टे लगाया, बाबू जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि एक एक्सपर्ट टीम बनाया जाए सरकार को, तो अब दो मायने में, राजनीतिक मायने तो है ही, लेकिन अब पहले विवाद पे समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्ण समाज का जहां पर कहा जाए कि सरकार ने इस कानून को ला करके कहीं ना कहीं साफ तौर पे टारगेट करने की कोशिश की है जनरल कास्ट को, उसको कैसे देख रहे हैं? और ओबीसी को ऐड किया जाना, और जो अब तक में जो निकल कर आया पूरा रिपोर्ट की, जहां पर SC ST समाज के साथ ओबीसी का रिपोर्ट या उत्पीड़न के जो मामले हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो कानून ला गया था, वाकई में SC ST समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए सही था या वाकई में झोल था एक? देखिए, पहले तो हम SC ST का जो पॉइंट है उसके अनुसार देख लें कि उनको क्या परेशानी है। SC ST वाले आप देखेंगे कि जैसे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो आता है, उसमें क्या है कि जनरल कानून पहले से हमारे यहाँ लागू है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम पहले से लागू हमारे यहाँ है। तो उसमें क्या है कि जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो सभी विक्टिम हैं। तो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। जैसे एक रविदास समाज का व्यक्ति एक पासवान समाज के व्यक्ति पर मुकदमा SC ST एक्ट में नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही विक्टिम है। सिमिलरली ये जो नया UGC एक्ट लाया गया है, उसमें इसकी जो परिभाषा 3 का ग है, जिसमें कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ होगा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विरुद्ध केवल जाति और उपजाति के आधार पर भेदभाव। तो यहाँ पर इस एक्ट के अनुसार ये जो परिभाषा 3 के 1 का जो ग है, उसमें तो अब SC ST और OBC एक कैटेगरी में आ गए, यानी तीनों विक्टिम हो गए। तो क्या अब किसी SC ST के साथ OBC का कोई व्यक्ति अत्याचार करता है या कुछ भेदभाव करता है, तो उसको इस क्या रेमेडी मिलेगी? सीधे कहेगा साहब हम भी तो विक्टिम है, हम भी विक्टिम ग्रुप के शामिल हैं। तो SC ST को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था पहले, या जो पुराने एक्ट के अनुसार ही मिला हुआ था कि सर OBC के भी लोग अगर उनके साथ कुछ अत्याचार या भेदभाव करते तो OBC के खिलाफ भी शिकायत करते, लेकिन यहाँ तो OBC उसी विक्टिम ग्रुप के पार्ट बना दिए गए हैं। तो SC ST को लग रहा है कि साहब ऐसे में क्या हम अपने बराबर के लोगों पर, जिसमें जो SC ST में जो लोग हैं उनके ऊपर जब OBC के लोग अत्याचार करेंगे तो क्या हम शिकायत कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये क्लियर नहीं है। नियमता तो नहीं कर सकते। मतलब ये एक यहाँ पर रोकेंगे थोड़ा सा, और बस एक रोकेंगे ये कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर SC ST समाज, जो कि जो कानून ही था कि अगर उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई जातीय टिप्पणी हो या कुछ होता है तो अगेंस्ट में केस करते हैं। अब OBC के ऐड होने से क्या OBC अगर किसी तरीके की कुछ घटनाएं देती हैं या कुछ ऐसा मंतव्य उनका आ जाता है, तो क्या SC ST एक्ट उन पर नहीं लगेगा? ये आप कहना चाह रहे हैं इस कानून के माध्यम से? SC ST एक्ट बिल्कुल अलग चीज है।
बिल्कुल हाँ। अलग है वो अलग सी चीज है। यूजीसी के जो ये गाइडलाइंस है वो अलग चीज है। तो मैंने आपको अच्छा। SC/ST एक्ट से समझाने की कोशिश की कि अगर SC/ST एक्ट के विरुद्ध कोई बाहरी दूसरी जाति का व्यक्ति कुछ करता है तो उसके विरुद्ध एक्ट आता है, लेकिन SC/ST जी। वाले जो पीड़ित हैं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध SC/ST एक्ट नहीं लगा सकते। यूजीसी की जो गाइडलाइन में बात आ गई है तो इसमें ये चेंज आ जा रहा है अब आज की डेट में कि SC/ST, ये यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो पीड़ित व्यक्ति वर्ग बनाया गया है उसमें SC/ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया गया है। तो क्या एक ही पीड़ित वर्ग के लोग आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज करा सकेंगे? क्या वो मेंटेनेबल होगा? आज OBC इस एक्ट में यूजीसी के जो नियमावली है उसमें वो SC/ST के बराबर है, वो भी विक्टिम की पीड़ा में के डेफिनेशन में खड़े हैं। तो अगर OBC अगर किसी तरह का एट्रोसिटीज करती है, भेदभाव करती है या समानता नहीं करती है यूनिवर्सिटी कैंपस में, शिक्षण संस्थानों में, तो क्या आज की डेट में SC/ST उसके खिलाफ शिकायत कर सकेंगे? उनको कोई मतलब राहत का मैकेनिज्म मिल सकेगा? ये बड़ा सवाल SC/ST को परेशान कर रहा है कि साहब पहले तो हम शिकायत कर लेते थे, तो आपने OBC को भी विक्टिम में शामिल कर लिया। जो परिभाषा 3(1) ग कहती है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विरुद्ध है। तो अब तो ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए हैं यूजीसी के लिए, तो क्या आपस में एक दूसरे पे लोग कर सकेंगे? शायद नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों अब तीनों अगर चाहे तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। नियम तो यही कहता है कि आप जब खुद ही उस वर्ग के हैं तो आप उसके साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? जैसे SC/ST जो एक्ट था उसमें एक रविदास एक पासवान के विरुद्ध नहीं कर सकता था, एक SC दूसरे SC के खिलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिलिएशन का मैटर है। सेम यहाँ पर भी ह्यूमिलिएशन का मैटर है, लेकिन इसमें अब OBC को भी उस विक्टिम में शामिल कर लिया गया है। तो आज की डेट में अगर SC/ST के खिलाफ कोई OBC कोई ह्यूमिलिएशन का एक्ट करता है, जातिगत भेदभाव करता है, तो ये जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहला सवाल तो यही उठ जा रहा है। क्यों ना फिर ग्राउंड लेंगे अपना कि साहब हम भी विक्टिम हैं, एक विक्टिम दूसरे विक्टिम को कैसे मॉनिटर कर सकता है या उपेक्षा कर सकता है? तो एक बड़ी खामी इसमें यहाँ पर भी है। दूसरी बात है कि इसमें जो जाति आधारित भेदभाव की बात कही जा रही है, तो जब आपका जो एक और क्लॉज है जो कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जो भेदभाव की परिभाषा दी गई है सेक्शन 3 में, कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। तो आपने जाति की बात जब लिखी थी तो अलग से जाति को डिफाइन 3 के क के ग में क्यों किया आपने? और उसमें सीधे ये भी लिखा जा सकता था कि जो भी जाति आधारित भेदभाव करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल साइलेंट करके जाति की परिभाषा में 3 को शामिल कर लिया गया। तो सवर्णों को लग रहा है कि टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, तो सवर्णों को ये परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है साहब जो पीड़ित वर्ग में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग आ गए, तो केवल हम ही बच गए बाहर, पूरा निशाना हमारे विरुद्ध हो रहा है। SC/ST को लग रहा है कि आपने OBC को भी हमारे साथ शामिल कर लिया, अगर OBC में कोई हमारे ऊपर उत्पीड़न करता है तो क्या हमको रेमेडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? SC/ST इसके लिए परेशान है। 2-3 बातें इस एक्ट में और कमियां हैं बड़ी, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज जो स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें विचार किया गया होगा। अब जैसे जो अनुचित, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार, इसको गलत माना गया है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। किस व्यवहार को अनुचित व्यवहार कहेंगे, किस व्यवहार को भेदभावपूर्ण व्यवहार कहेंगे और किसको पक्षपातपूर्ण कहेंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। दूसरी बात है कि स्पष्ट हो या अंतर्निहित, इसमें भी क्लियर नहीं किया गया है कि अंतर्निहित में किसको माना जाएगा। कुछ चीजों को लेकर के और सवाल उठ रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आरोपित की पहचान, आरोप कर लगाने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो मान के चलिए कि आपके ऊपर एक शिकायत आती है तो आपसे पूछा जाएगा साहब बताइए आपके विरुद्ध शिकायत है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया, नाम नहीं बताएंगे कि साहब किसके खिलाफ आपने गलत किया, तो आपके पास अपने डिफेंस के लिए क्या उपाय रह जाएगा? तीसरी बात क्या है कि जब शिकायत आएगी तो उस पर जांच होगी कि नहीं, इस पर ये पूरा का पूरा गाइडलाइन साइलेंट है। कहते हैं कि इसका जो सेक्शन, अच्छा समता समूह इक्विटी, पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें एक समता समूह बनाने की बात कही जा रही है नियम 5 की उपधारा 11 में। एक इक्विटी स्क्वाड होगा, स्क्वाड में कौन शामिल होगा उसका पता नहीं, उसके अधिकार क्या होंगे पता नहीं। तो क्या जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाँ वैलेंटाइन दिवस पर कुछ गुंडे लाठी लेके घूम रहे होते हैं, क्या उस तरह का भी स्क्वाड बनाना चाहते हैं? उसके कोई डेफिनेशन नहीं, कौन मेंबर होगा, कुछ नहीं, हितधारकों से होगा। हितधारकों की परिभाषा में कर्मचारी से लेके छात्र तक सब शामिल है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, तो इस जो इक्विटी स्क्वाड होगा ये कहीं गुंडों का एक पैरेलल वॉच टावर टाइप तो नहीं बनाना चाहते, जैसे
कोई और संगठन बना के चलता है कि हम साहब गुलाब नहीं देने देंगे, तो उस दिवस पर क्रिसमस के दिन ये नहीं करने देंगे। क्या इस तरह का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, प्रेशर ग्रुप? इसको क्लियर नहीं किया गया है। कहते हैं कि पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो जब पहचान ही गुप्त रखी जाएगी शिकायतकर्ता की, तो जिस पर आरोप लगा है वो किसके खिलाफ में सफाई देगा, किस बात की सफाई देगा, और सफाई देने का प्रोविजन कहाँ है? आप देखिएगा, इसमें कहते हैं कि जैसी शिकायत मिलती है तो 24 घंटे के अंदर बैठक करके कार्रवाई करनी है। कार्रवाई को दो तरीके से बांटा गया। एक कार्रवाई, अगर उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस देने की बात हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, आपने अगर लगा कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो इसमें पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन उसका इन्फॉर्मेंट कौन होगा? क्या ये समता समिति होगी या विक्टिम होगा? अगर विक्टिम होगा तो आप जब उसका नाम छिपाने का पावर इसमें दे दिया गया है, तो फिर कौन उसका इन्फॉर्मेंट होगा? पुलिस किस आधार पर अनुसंधान करेगी, किसके बयान पर एफआईआर दर्ज करेगी? इसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि अगर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता, मान ली मैंने आपकी ऐसे ही उपेक्षा कर दिया, आपने मुझसे नोट्स मांगा, मैंने नहीं दिया, इसको भी आप उपेक्षा भेदभावपूर्ण मान सकते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई करने कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या कार्रवाई होगी ये भी डिफाइन नहीं। किस गलती के लिए कौन सी कार्रवाई की जाएगी इसकी भी परिभाषा नहीं दी गई है। तीसरी बात यह है कि कार्रवाई करने के दौरान क्या जो जिसके ऊपर शिकायत के लिए आरोप लगाया गया है, क्या उसका पक्ष सुना जा रहा है? क्या उसको अपना पक्ष रखने की इजाजत है? इसका कहीं कोई उसका जो प्रोसेस क्या होगा, जो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी का जिक्र ही नहीं है। कार्रवाई करेंगे, शिकायत मिलते कार्रवाई करेंगे। तो क्या हर शिकायत को ट्रू मानते हुए कार्रवाई सीधे कर दी जाएगी बिना ये देखे हुए कि उसमें कोई तथ्य है कि नहीं, सार है कि नहीं? इंक्वायरी का मैकेनिज्म इस पूरे गाइडलाइन से गायब है। ये सभी सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरी बात है कि जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्या उसको कोर्ट में जाने का पावर है कि नहीं? इसमें तो एक्ट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी बात है कि अगर गलत शिकायत आती है तो उसका क्या? किसी का भी कैरियर चौपट करने के लिए शिकायत डाल दी गई, झूठी सच्ची, बाद में इंक्वायरी हो नहीं हो, पता नहीं किस तरीके से इंक्वायरी हो, पक्ष सुना जाए नहीं सुना जाए, कोई प्रोविजन तो है नहीं क्लियर। तो फिर तो सीधे उसके ऊपर फांसी चढ़ा दिया, उसको नुकसान ही पहुंचा दिया जाए। गलत शिकायत पर कोई दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आरोपी को सुनवाई का अधिकार है कि नहीं? मान ली मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया, तो मैं अपनी बात किसको कहूं, किससे कहूं, ये मेरे राइट है कि नहीं? या खुद कमेटी मेरा पक्ष लेगी कि नहीं लेगी? ऐसा कोई बाध्यता कमेटी के सामने नहीं कि उसको मेरा पक्ष सुनना ही पड़ेगा। ऐसी कोई बाध्यता इस नियम में नहीं लागू की गई है। तो साक्षी की बात एक जगह कही गई है कि साक्षी भी हैं, उनका जिक्र किया गया है। तो साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? क्या इसको पुलिस अनुसंधान का जो प्रोसेस होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 180 वगैरह, जहां पर मैंने पुलिस को बयान को काउंटर नहीं किया तो उस तरह से साक्ष्य का बयान लिया जाएगा? कि साक्षियों के प्रति परीक्षण का अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? साक्ष्य अधिनियम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पर भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो इसलिए कई मामलों में बिल्कुल साइलेंट है ये एक्ट और बिल्कुल वेग है। जिनके पक्ष के लिए बनाया गया उनके लिए बहुत ज्यादा सॉलिड चीजें नहीं सामने आ रही हैं, और जिनके विरुद्ध में बनाया गया वो तो नाराज है ही। तो कहने का मतलब है कि बनाया गया एक्ट जिसमें बहुत सी चीजें अस्पष्ट हैं, इंक्वायरी प्रक्रिया अस्पष्ट है, इंक्वायरी में हमको अपनी बात रखने का पावर है कि नहीं वो अस्पष्ट है। अगर एक ओबीसी SC ST के खिलाफ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ऐसे नियमता तो नहीं होनी चाहिए, चूंकि दोनों ही विक्टिम ग्रुप में हैं। इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो काफी घुमावदार ये एक्ट है जिसको लेकर के सभी लोग कंफ्यूजन में हैं। तो अब 19 मार्च को अगली जो है सुनवाई की तारीख तय की गई है। क्या लग रहा है, स्टे है, तब तक सरकार क्या इस पर संशोधित कर सकता है या इसको हटा लेना चाहिए? कैसे देख रहे हैं इसको आप, इस एक्ट को? देखिए, ये बात तो इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि किसी भी तरह का भेदभाव या उपेक्षा का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और ये एक प्रोटेक्शन सबको होना चाहिए। किसी भी आप जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, आपको क्यों किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में या कहीं भी किसी वर्क प्लेस पर भी क्यों उसके नाम पर उत्पीड़ित किया जाए? क्यों आपके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाए? क्यों नहीं समतामूलक व्यवहार किया जाए? ये तो सब लोग चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस समतामूलक में कि आपके साथ किया जाएगा तो नहीं, उनके साथ किया जाए तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अब सीधे लिखे कि जाति के आधार पर किसी के विरुद्ध भी कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। दूसरी बात है कि एक्शन लेने की प्रक्रिया क्या होगी, कहीं एक्शन लेने में निर्दोष लोग प्रताड़ित न हो, इसके लिए आपको मैकेनिज्म डेवलप करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी उसमें पीड़ित हो, कोई भी शिकायत करता हो। तो एक्शन का क्या परिभाषा होगी, अनुचित व्यवहार किसको कहेंगे, और हर चीज के लिए अलग अलग दंड है। जैसे हमारे हम देखते हैं हमारी दंड संहिताएं जो है, तो चोरी किया तो ये दंड, डकैती किया तो ये दंड। तो ये जो
इसमें जो उपेक्षित व्यवहार है इसकी परिभाषा होनी चाहिए, उस परिभाषा के आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी उसके दंड की बात होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे उसको डिफाइन होना बिल्कुल। चाहिए, इंक्वायरी की पूरी व्यवस्था हो, इंक्वायरी की पूरी प्रक्रिया का जिक्र उसमें किया जाए। वेग में आप नहीं कर सकते सब कुछ उल्टा पुल्टा करके, इससे कंफ्यूजन फैलेगा। तो सरकार को तत्काल इस मामले को वापस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात समझनी चाहिए और इसका संतुलित, व्यवहारिक और सर्वमान्य, इस पे तो ओपन बहस होनी चाहिए थी। जितने भी हितधारक उनके बीच में, जो छात्र संगठन उनके बीच में, शिक्षाविद है उनके बीच में, कानूनविदों के बीच में चर्चा होकर के आना चाहिए था। तो इस पर अभी क्या लग रहा है कि सरकार के द्वारा ये एक पॉलिटिकल, एक तरह से कहा जाए, एजेंडा लाया गया, कानूनी तौर पर जो मजबूती इस कानून में लाना चाहिए था उस पर विचार नहीं किया गया, ऐसे देख सकते हैं आप? देखिए, एक वकील के रूप में मैं बात करूं तो तय है कि सरकार इतना कच्चा गेम ऐसे नहीं खेलती। कुछ न कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके अंदर है, राजनीतिक कुछ न कुछ गेम इसके अंदर है। नहीं तो अगर संतुलित होकर देखा जाए तो इतने वेग कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों थी, वो भी इतनी हड़बड़ी में, जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए, किसी को अपने प्रभावित करने के लिए, किसी को बचाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते रहे अतीत में भी। तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये कानून बैलेंस्ड हो, सब लोग संतुष्ट हों और किसी के साथ भेदभाव न हो, उसको सुनिश्चित करे। इसके लिए पूरा मैकेनिज्म हर चीज पूरी तरह से परिभाषित हो, किसी समिति, किसी संस्थान के अध्यक्ष के मूड पर या मर्जी पर नहीं रह जाए कि हम क्या कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तक डिफाइंड हो, आरोप लगा है उसको अपने बचने का पूरा समय दिया जाए, अपनी बात रख सके, वो अपनी निष्ठा साबित कर सके अगर है तो। और अगर गलत शिकायत आती है तो गलत शिकायत के विरुद्ध भी प्रावधान हो। आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोफेशनल अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 18 साल से 22 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉलेज की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके मैकेनिज्म को ज्यादा सावधानी से लागू करना होगा, ज्यादा तत्परता से लागू करना पड़ेगा, इसमें कोई कमी न रह जाए, कोई भ्रम न रह जाए। तो सरकार को तो इसको वापस लेना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपने जो कही, जो अभी तक लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ था कि जो सरकार दलित समाज के लिए हित की बात करके इस कानून को ला रही थी, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि जब मामले सामने आए हैं उसमें भी देखा गया कि ओबीसी समाज की तरफ से भी उत्पीड़न के मामले आए हैं, जहां पर SC/ST समाज के साथ किया गया, और इस कानून के माध्यम से साफ दिख रहा है अभी SC/ST के मामले सबसे ज्यादा जो दर्ज होते हैं, कि मुकदमे दर्ज होते हैं, वो ओबीसी वर्ग के खिलाफ 80% मामले दर्ज हो रहे हैं। तो अगर ओबीसी को भी आजकल की डेट में विक्टिम बना दिया जाए तो फिर SC/ST एक्ट किसके खिलाफ शिकायत, मतलब SC/ST समाज किसके खिलाफ शिकायत करेगा? अब तो वो भी विक्टिम। तो ये कानून में बिल्कुल, ये कानून एक तरह से SC/ST समाज के लिए भी जो है उनके जी SC/ST तो बिल्कुल महत्वपूर्ण था कि UGC के इस नए गाइडलाइन को लेकर के, नए कानून को लेकर के, जहां पर देश भर में बवाल हो रहा था, मजबूत पक्ष इस पर आए और हमने प्रयास किया कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता से इस पर खास करके विस्तृत जानकारी ली जाए कि आखिरकार ये मामला क्या था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया तो उसमें क्या कुछ सुनवाई हुआ, उस पर भी हमने खुल करके आपको दिखाया है। लगातार बने रहिए, हम लगातार इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस का जो कमेंट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, जिसको कि मतलब बहुत गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन की जगह जो है सो डिवीजन न शुरू हो जाए, ये इस पर बहुत गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है और इस कानून की असंगतताओं को उन्होंने रेखांकित किया है अपने स्टे ऑर्डर में। ये देखे जाने की बात है और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए बिना प्रेजुडिस हुए। इस तरह का कानून नहीं लाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। उसके बाद हमने लगातार इस पर बातचीत करने का प्रयास किया। लगातार जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।